हेलो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। कल से आप सबके सीए फाइनल लेवल के एग्जाम्स चालू हो रहे हैं। मैं जानता हूं सबको ऑल द बेस्ट जिनका एफआर का पेपर है, और जिनका नहीं है उनके लिए ग्रुप 2 वालों के लिए मैं लाया हूं एनआर टैक्सेशन एडजस्टमेंट। सर कितने अटेम्प्ट्स की लाए हो आप इस बार? बच्चों हम 6 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। आप ये जरूर देखना, बहुत काम के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि और एनआर टैक्सेशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स तो आपका आएगा ही आएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है चीजें बनाने के लिए, करने के लिए। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एनआर टैक्सेशन एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट 6 अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट कौन सा? मई 23। मैसर्स एबीसी इंक। क्या है यहाँ कोई मैसर्स एबीसी इंक है, ठीक है सर। अ कंपनी ऑफ कोरिया। सर कहां की है? कोरिया, मतलब सर फॉरेन कंपनी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एक्स वाई जेड लिमिटेड। यहाँ पर क्या है? कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है सर। ये कहां के? सर इंडिया की है। ये कहां की? इंडिया की, ठीक है सर। एन इंडियन कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग सेटिंग अप पावर प्लांट इन गुजरात। मैसर्स एबीसी क्या कर रही है? गुजरात में पावर प्लांट बना के देगी। किसको? एक्स वाई जेड कंपनी को, जो कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है सर। द स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूड ऑफशोर सर्विसेज इन द नेचर ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्किंग वर्क। जो एबीसी काम करेगी उसमें क्या? एक तो ऑफशोर सर्विसेज का काम होगा, एक होगा ऑनशोर सर्विसेज का इन रेस्पेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सच मशीनरी। मतलब एबीसी दो तरह की सर्विस प्रोवाइड कर दी है, एक तो ऑफशोर और एक ऑनशोर, ठीक है सर। द कंसिडरेशन फॉर अफोर्सेड स्कोप ऑफ वर्क वाज एग्रीड टू बी 3 करोड़ फॉर ऑफशोर सर्विसेज। सर ये जो ऑफशोर वाली है इसके लिए कितना है? 3 करोड़ रुपए, ठीक है सर। विच वॉज पेड इन एबीसी बैंक अकाउंट इन कोरिया ऑन 1 जुलाई 2022। कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। एबीसी को पेमेंट मिल गया किससे? एक्सवाईजेड इंक से, एक्सवाईजेड कंपनी से, जो कि इंडिया वाली है, ठीक है सर। एंड 2 करोड़ फॉर ऑनशोर सर्विसेज। सर इसका पेमेंट कितना था? 2 करोड़। देखो सर, एबीसी थी, ये एक्सवाईजेड, ये इसको पेमेंट करेगी कितना? 3 करोड़ और 2 करोड़। ये किसका? ऑफशोर, ये किसका? ऑनशोर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2 करोड़ फॉर ऑनशोर सर्विसेज। ये कैसे ये पेमेंट कैसे हो रहा है? 2 करोड़ वाला ये हो रहा है 6% डिवेंचर्स, ठीक है ना। जो पेमेंट कर रही है एक्सवाईजेड एबीसी को, वो कैसे कर रही है? उसने अपने डिवेंचर इशू कर दी है। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया, किसके लिए? एबीसी के लिए। सपोज आप समझो, आप थे और एक आपका दोस्त था। आपको दोस्त से मिल लेने थे कितने? 10 रुपए। आपने कही चल छोड़, 10 रुपए छोड़, मैं तुझे अपने डिवेंचर्स दे देता हूँ। उसने कहा, तो आपने कही ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डिवेंचर्स दे दे, मुझे तो ब्याज मिलेगी, मिल ले तो इन्वेस्टमेंट हो गया ये 10 रुपए वाला, ठीक है सर। ऐसे इसने एक्सवाईजेड में डिवेंचर इशू कर दी, किसको? एबीसी इंक को, 6% वाले। तो इसके लिए क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इनकम भी बनेगी इससे सर, ठीक है सर। 6% डिवेंचर्स ऑफ 2 करोड़ वर इशूड ऑन 1 सितंबर 2022। कोई दिक्कत नहीं है। इन कंसिडरेशन ऑफ ऑनशोर सर्विसेज, पेमेंट की जगह किसको क्या मिल गया? डिवेंचर्स मिल गए, ठीक है। द कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज ऑफ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना इसमें पूछेगा कि जो पेमेंट्स हुई है ना, इनकम कैसे कैसे बनेगी, किसके लिए? एबीसी इंक के लिए, ठीक है सर। Here for payment of offshore services of 3 crores are in the nature of fees for technical service। ये तो हमें पता है। ये क्या बन जाएगी? एफटीएस बन जाएगी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। कौन सी वाली? ऑफशोर वाली, बिल्कुल ठीक बात है। ड्राइंग एंड डिजाइन किस में आती है? टेक्निकल सर्विसेज वाली डेफिनेशन में आती है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 9 में, जो अपने वाला है ना, सेक्शन 9 में इंटरनेशनल टैक्सेशन में वाला। Such income is deemed to accrue arise in India for Messrs ABC Inc. as per section 917, ठीक है सर। Hence chargeable to tax in India। सर 3 करोड़ पर टैक्स लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर 2 करोड़ वाला बताओ, क्या सर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी भी एफटीएस में आता है? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल एफटीएस में आता है। सेक्शन 9, सेक्शन 917 में एफटीएस में आता है। कौन सा वाला? अपना इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाला भी। For payment of onshore services of 2 crores being the value of debenture issued by XYZ Limited is in the nature of fee for technical services and would be deemed to accrue arise in India, ठीक है सर। To Messrs ABC Inc. ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताना, 3 करोड़ वाला हमारे को समझ आ गया, 2 करोड़ वाला हमारे को समझ आ गया, इसके अलावा तो कोई इनकम मेरे को दिख ही नहीं रही। क्यों बच्चों? ये जो 2 करोड़ वाला डिवेंचर है, इसकी इंटरेस्ट इनकम भी तो मिलेगी किसको? एबीसी इंक को, क्योंकि उसके लिए तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया ना असेट्स में। बिल्कुल ठीक बात, सही कह रहे हो सर। तो इसको इंटरेस्ट की भी इनकम मिलेगी। बच्चे अक्सर ये वाला पार्ट भूल जाते हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है अलग से। फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑफ डिवेंचर्स एक्रूइंग टू मैसेज एबीसी इंक, सच इनकम इज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। कितनी सर? 2 करोड़ का था, बिल्कुल डिवेंचर 6%। सर क्या टाइम पीरियड भी आएगा? बिल्कुल बच्चों, क्यों नहीं आएगा? 1 सितंबर से हुआ है, क्योंकि 1 सितंबर नहीं, 1 जुलाई से हुआ है ये वाला, ठीक है ना। इस वजह से 7 लाख हेंस टैक्सेबल इंडिया, इतने का आ जाएगा 7 लाख। तो ये था अपना मई 23 का क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। अब आते हैं अपना नवंबर 22 का क्वेश्चन। इसमें मैंने ग्रीन कलर से क्यों हाईलाइट किया है? सर मैंने टेक्स्ट बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर उसमें लग रहा है। पहले वाले में क्यों नहीं बताया? सेक्शन 9 में तो जनरल सेक्शन सबको पता होता ही है। इससे 1066 मैंने इस वजह से बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
सेक्शन 1066 क्या है? रिम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइज। अगर आप कोई फॉरेन एंटरप्राइज के एम्प्लॉय और आपको रिम्यूनरेशन मिलता है तो क्या होगा उस केस में? द अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है सर, कोई सिटीजन, एक इंडिविजुअल है, ये सिटीजन भी नहीं है, ठीक है सर, एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइज, और ये क्या है? फॉरेन एंटरप्राइज है, एबीसी इंक मान लो सपोज, उसका क्या है? एम्प्लॉय है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइज इज अवेलेबल एज एन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1066। अब इसको जो सैलरी मिलती है, तो उसकी क्या मिल जाती है? एग्जम्पशन। ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है? 1066। एक और पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन एंटरप्राइज इज अवेलेबल एज एन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1066, ठीक है ना? जो इसको सैलरी मिलेगी उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशन क्या है? इसके पीछे कुछ कंडीशन है। तुम्हारी सैलरी एग्जम्प्ट कब होगी? उसके पीछे कंडीशन क्या है? स्टे शुड नॉट एक्सीड 90 डेज। क्या? स्टे शुड नॉट एक्सीड 90 डेज, मतलब इंडिया में आया हुआ बंदा, उसे सैलरी मिल रही है किससे? फॉरेन एंटरप्राइज से, ठीक है सर, और जो कि सिटीजन भी नहीं है। और अगर ये सैलरी जो मिली है वो इंडिया में कब टैक्सेबल नहीं होगी उसके बारे में बताया, ठीक है सर। अगर उसका स्टेज हुआ इंडिया में 90 डेज से कम है, क्या 90 डेज से कम है, ठीक है, फॉरेन एंटरप्राइज पेइंग रिम्यूनरेशन शुड हैव नॉट बीन एंगेज्ड इन एनी टाइप ऑफ ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया, मतलब उसका कोई पीई नहीं होना चाहिए, फॉरेन एंटरप्राइज का कोई पीई नहीं होना चाहिए, स्टे कितना होना चाहिए? 90 डेज से कम होना चाहिए, तब जाके जो इंडिविजुअल है जो कि सिटीजन इंडिया का नहीं है और जो फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है उसे जो सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जाम हो जाएगी 1066 में, ऐसा कहता है ये सेक्शन। आई होप सबको समझ आ गया होगा, नहीं आया एक बार रिवाइंड करके सुनना आराम से, बिल्कुल सिलेक्ट करके, मैंने समझ आएगा, 2-3 बार बताया है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिस्टर आर अ नॉन रेसिडेंट एंड अ जर्मन सिटीजन, ठीक है सर, जर्मन सिटीजन है, बाहर का सिटीजन है, रेफरेंस मिल रहा है ना ऊपर वाले पॉइंट से, ठीक है सर। इज एम्प्लॉयड इन अ जर्मन कंपनी, रेफरेंस मिल रहा है ना, फॉरेन कंपनी है, ठीक है सर। द जर्मन कंपनी हैज अ पीई इन इंडिया, ओ पी इन इंडिया आ गई, मतलब बिजनेस और ट्रेड और बिजनेस आ गया, इसका मतलब सर 1066 तो मुझे लगती हुई नहीं दिख रही, ठीक है सर। अकॉर्डिंगली द इनकम ऑफ पीई इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। आर विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 22-23 ऑन एन ऑफिशियल वर्क इन स्टेट फॉर 85 डेज, सर स्टे तो कंप्लीट हो रहा है ना 90 डेज से कम। बच्चों एक और कंडीशन है 1066 की, ये फॉरेन एंटरप्राइज का बिजनेस नहीं होना चाहिए इंडिया में, पीई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी तो पीई है, तो ये मतलब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। His salary for that period was 28 lakhs which is borne by the Indian भी, कोई बात नहीं, टैक्सेबल होगी, ठीक है सर, ये वाला पॉइंट समझ आ गया अपने को। आर हेल्ड, इधर से मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो दोस्तों, आर हेल्ड 1200 शेयर्स ऑफ एन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है सर, एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी, उसके 1200 शेयर्स हैं, ठीक है सर। सिंस 28/11/2016, ये क्या है? बाइंग डेट, ठीक है। विच ही एक्वायर्ड फॉर 15 पर शेयर, ठीक है सर, 15 रुपए के खरीदे थे 1200 शेयर्स एट द रेट 15 रुपए से, ठीक है सर। फॉर एक्वायरिंग द शेयर ही रेमिटेड USD 50,000 टू इंडिया, इससे हमें कोई मतलब है? तो कितने भी भेज भाई, मत भेज, इंडिया में परचेस कर रहा है, हमें तो उससे मतलब है, ठीक है सर, इसका कोई काम नहीं है। ऑन 1st/11/2016, इसका भी कोई काम नहीं है। ही सोल्ड दीज शेयर्स ऑन 23/6/2022 फॉर 43 पर शेयर, अब 1200 शेयर कितने पे बिके? 43 पर शेयर। सर इसमें हमें पता है कि हमें एवरेज भी करना पड़ता है और TTBR भी रेट लगता है, TTSR भी रेट लगता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे सर, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, आंसर देखेंगे पता चल जाएगा, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट में भी। आर ऑल्सो हेल्ड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ AG अ जर्मन कंपनी, आर के पास क्या है? AG के, ये क्या है? जर्मन कंपनी। फिर आर के पास ऊपर वाले में क्या था? इंडियन कंपनी, ठीक है सर। अ जर्मन कंपनी विच ही एक्वायर्ड फॉर 145, इधर कितने थे? 2000 शेयर्स एट द रेट 145, ये कब खरीदे थे? 2019 में, कोई दिक्कत नहीं है। AG फॉलोज अप्रैल टू मार्च एज फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ही सोल्ड ऑल द शेयर्स एट द रेट 615, कितने पे बेचे? 2000 शेयर्स एट द रेट 615 पे, ठीक है सर। किसको बेचे? डेविड अनदर नॉन रेसिडेंट ऑन 26/8/2022, कोई दिक्कत नहीं है। द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ AGS ऑन 31 मार्च 2022 इज गिवन, कितना दिया सर? टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स कितनी दी है? 15 करोड़ की। टोटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है वर्ल्ड वाइड? 12 करोड़ की। इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड इन इंडिया कितनी है? 8 करोड़ की। सर इसमें कुछ मेरे को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली बात भी समझ आ रही है, अगर 10 करोड़ वाली जो होती है ना इन्वेस्टमेंट वाली, वो वाली देखते हैं, उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम AG रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में आ रही होगी 1,11,000, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम, सर मोटा मोटी पॉइंट मेरे को तो सर कैपिटल गेन का समझ आ रहा है, इसमें उसमें दिक्कत आ सकती है, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये अपने को क्या दी हुई? एक्सचेंज रेट दी हुई $1 के 28/11/2016, जो अपनी बाइंग डेट थी, इसका हमें कोई काम नहीं आएगा, इसका हमें काम आएगा, ठीक है सर। टोटल इनकम देखते हैं।
सैलरी वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 28 लाख पूरी आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी सर 50,000 की, तो ये आ जाएगा अपना 27,50,000, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्शन मिलेगी नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है सर, अब देखते हैं कैपिटल गेन वाले जो 2 पॉइंट थे अपने पास। पहला पॉइंट था अपना किसके साथ था, एन के साथ वाला। ट्रांसफर ऑफ 1200 इक्विटी शेयर्स ऑफ एन प्राइवेट लिमिटेड टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगी, क्योंकि इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया हो जाएगी, क्योंकि एन क्या है, इंडियन कंपनी है। ठीक है सर, सेल कंसिडरेशन कितना था, 1200 इंटू 43 पर शेयर। बिल्कुल ठीक बात सर, ये देखो सेल कंसिडरेशन, एक मिनट, ये रहा सेल कंसिडरेशन अपना कितना था, 43 पर शेयर, ये रहा 43 पर शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना आ गया 1200 इंटू 43 पर शेयर। ठीक है सर, और अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 1200 इंटू 15 पर शेयर। बिल्कुल ठीक बात सर, 1200 इंटू 15 पर शेयर, ये रहा 1200 इंटू 15 पर शेयर। सर ये तो अपना इंडियन करेंसी में आया, और अपनी थी कौन सी, कहां पे था, ये नॉन रेसिडेंट था, तो उसको लिए तो हमें डॉलर्स में निकालना पड़ेगा, बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जब निकालते हैं तो पहले पूरा अमाउंट निकालते हैं डॉलर्स में, फिर बाद में जो नेट आता है उसे ही तो कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात सर। तो सर ये अपना कब हुआ था, 23/6/2022, उसके रेट से हम एवरेज करते हैं। बिल्कुल ठीक बात सर। 26/3/2022 को क्या रेट था, ये देखो दोस्तों, 23/74 प्लस 76/74 प्लस 76 डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज कर देंगे। ये तो हमें पता ही है कैपिटल गेन्स में एवरेज करना होता है। बिल्कुल ठीक बात सर, 75 आ गया। और ऐसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 28/11/2016, ये देखो 28/11/2016, 59, एक मिनट, 59 प्लस 61, ऐसे इसका कर देंगे 59 प्लस 61, एवरेज कर देंगे, जो नेट आएगा फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे, यही तो करते हैं जो कि एनआर होता है उसके लिए। बिल्कुल ठीक बात सर, 59 प्लस 61 दोनों का एवरेज किया, कितना आ गया 60, ये 688 आया, इसको कन्वर्ट किया तो अपना 380 आया, क्योंकि ये अपना कितना आया होगा रुपीज में, जब डिवाइड मारेंगे तभी तो अपने डॉलर्स में आएगा, ये तो एसएफएम में भी पड़ा होगा आपने इतना, तो है कि नहीं। बिल्कुल ठीक बात सर। तो ये आ गया अपना 388 क्या था अपना, 23/6/2022 जब अपने सेल करी थी, जब अपने क्या करी थी, सेल, इतना अपना गेन आ गया था। अब इस गेन को कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट किससे करेंगे, जो अपने पास हाथ में आया कैपिटल गेन, उसको तो हम बैंक पे जाके क्या करेंगे, बेचेंगे, क्या करेंगे, बैंक पे जाके बेचेंगे, और बैंक क्या खरीदे, खरीदेगी, बैंक क्या खरीदे, खरीदेगी। और इधर हमको रेट क्या दिए हुए, बैंक के रेट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, बैंक के रेट्स दिए हुए हैं। बैंक हमसे खरीदेगी तो किस रेट पे खरीदेगी, 74 पे, 74 पे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, बैंक बाय कर रही है, और क्या बैंक के रेट्स हैं, किसके रेट्स हैं, बैंक के रेट्स हैं, इस वजह से। आया समझ, ये पॉइंट था इसमें, बाकी सिंपल सा था। तो ये आ गया इसमें डिवाइड मार्केट 28,712 मल्टीप्लाई करके। ओके दोस्तों, अब दूसरा वाला किसके साथ था, एजी के साथ, जो अपना कैपिटल गेन का पॉइंट था। ट्रांसफर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईजी नॉट टैक्सेबल इंडिया सिंस शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी डू नॉट डेराइव इट सब्सटेंशियली value substantially from assets located in India as value of Indian assets do not exceed 10 crores। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर में एक पॉइंट है, अगर आपकी असेट्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा होती है तब उसकी जो इनकम होती है वो मानी जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, फॉरेन कंपनी के जो असेट्स होते हैं। ये देखो शेयर, ये जो शेयर्स वाला पॉइंट है ना, शेयर्स थे किसी फॉरेन कंपनी वाले, ऊपर तो इंडियन कंपनी के शेयर्स थे तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट एक्यूमराइज हो जाए। जब शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी होते हैं तो अपन को देखना पड़ता है जो शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, क्या वो इंडिया में उसके एसेट से वैल्यू एक्वायर कर रहा है, क्या वो इंडिया में एसेट से वैल्यू एक्वायर कर रहा है, और उसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि 10 करोड़ तक की लिमिट दी हुई है, क्या 10 करोड़ की लिमिट दी हुई है, उस वजह से हमारे को कितना दिया था, इधर 8 करोड़ 10 करोड़ से कम है, इस वजह से इसकी वो नहीं आएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसकी टैक्सेबल नहीं होगी तो यहीं पे नील हो जाएगा, इस वजह से ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, आ गया ना समझ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, ये तो सर अपना डिविडेंड सीधी सीधी टैक्सेबल थी, आ गई अपना ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम राउंड ऑफ। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर दो, मैं फिर से बता दूंगा आपको, नहीं तो आप 2-3 बार बैक करके सुनोगे आपको वैसे ही समझ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया अपना May 22 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। ये अपना क्या है सर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओपन करेंगे, चलिए कलर चेंज टू पर्पल। मिस ब्लैक एंड ब्राउन ऐसे BNB, इसका नाम क्या है BNB, सिंपल क्या है BNB, ठीक है। कंपनी कंट्री एक्स, कहां पे, कंट्री एक्स में अपॉइंटेड मिस्टर लाल सिंह एज एन एजेंट इन इंडिया, इसने क्या करा है, लाल सिंह को अपॉइंट किया है। एजेंट क्या है, ये क्या है, एजेंट, एजेंट इन इंडिया। लाल सिंह हैबिचुअली मेंटेन्स इन इंडिया स्टॉक ऑफ गुड्स
or merchandise and regularly delivers the same on behalf of various non-resident entities including BNB। ये क्या करता है, माल यहाँ से बेचता करता है, ठीक है, सबके ब्याह पे। अभी किसके ब्याह पे कर रहे हैं, बीएनबी के ब्याह पे। बीएनबी डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया। लेकिन सर एजेंट जब होता है वो भी तो उसी का पार्ट माना जाता है। ऑल्सो देयर इज नो डीटीडब्ल्यू बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। डीटीडब्ल्यू मैंने पढ़ी रखा, यूनिलेटरल रिलीफ वगैरह देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। BNB earned the following income from India during the financial year 22-23। इनकम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स 2 करोड़। क्या ये आएगी सर, बिल्कुल आएगी, बिजनेस प्रॉफिट्स है, एजेंट करके दे रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 55 लाख आफ्टर डिडक्टिंग 6 लाख स्पेंड ऑन अर्निंग सच इनकम। सर ये 55 लाख दिया, इसमें 6 लाख ऐड करते थे, पागलों के बच्चों, 6 लाख ऐड नहीं होगा, ये तो हम नेट ही लेते हैं खर्चों के बाद। ठीक है सर, 55 लाख से लेंगे, सही कह रहे हो आप। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अनलिस्टेड डिवेंचर ऑफ व्हाइट लिमिटेड इंडियन कंपनी कितना है, 14 लाख। सब्सक्राइब किसी में भी कर रखा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या बोले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अनलिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ व्हाइट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, कितनी इनकम हुई है उससे, 14 लाख रुपए की बीएनबी को। ठीक है सर, बीएनबी हैज पेड अस ऑफ इक्वल टू 50 लाख इन टैक्स इन कंट्री एक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड इनकम अर्न्ड फ्रॉम इंडिया। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम देख लेंगे डीडीडब्ल्यू का प्रोविजन। अब देखो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली है। कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बीएनबी, हमसे पूछा क्या था पहले तो ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम्स अर्न्ड एंड कंप्यूट द टैक्स पेबल। कोई दिक्कत नहीं है। पहली से अपनी 2 करोड़ की इनकम जो कि अपनी बिजनेस वाली थी, बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ फॉरेन कंपनी वुड बी डीम्ड टू एक्रू एज इन इंडिया, ये तो मैंने आपको बता दिया, इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। इफ सच इनकम एक्रूज और राइजेस थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है, इसमें तो कनेक्शन है ही है क्योंकि एजेंट काम करवा रहा था। ठीक है, इन केस ऑफ बीएनबी बिजनेस इनकम इज एस्टैब्लिश्ड सिंस मिस्टर लाल सिंह एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ। कोई दिक्कत नहीं, वाला पॉइंट हमारे को समझ आ गया। एफटीएस वाला भी समझ आ गया, 50 लाख 5 लाख वाला, ये वाला देखो फीस फॉर टेक्निकल, ये तो डायरेक्ट ही जाती है सेक्शन 9 में अपनी टैक्सेबल, कोई दिक्कत नहीं है। 55 लाख वाले में भी एफटीएस वुड बी टैक्सेबल इन द हेड्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी सिंस एफटीएस हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया, therefore such FTS would be taxable in the hands of BNB after deducting expenditure on earning such income। नेट ही होता है वो तो, इनकम तो वैसे भी। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अनलिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ व्हाइट लिमिटेड इन इंडियन कंपनी, ये तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि कैपिटल ऐसे सिचुएटेड इन इंडिया डीम टू एक्लुअराइज हो जाएगा इस वजह से। ठीक है सर, टोटल इनकम निकल आई, इस पे तो वो 10% लग ही जाएगा अपना 14 लाख पे, क्योंकि 112 लग जाएगा इस वजह से, 1,40,000 आ गया। टैक्स ऑन अदर इनकम 2 करोड़ फॉर 55 लाख। इसमें एफटीएस को हम क्या मान सकते हैं, 115 वाला भी मान सकते हैं एज्यूम करके, तो उस पर 10% आ जाएगा, नहीं तो अपना जो अपना स्लैब रेट्स है उस पर आ जाएगा। स्लैब रेट्स इसमें कंपनी के लिए क्या होता है, 40% फॉरेन कंपनी, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात सर, ये भी सही कह रहे हो, ये आ जाएगा। अगर तुम एजम्पशन करके कर दोगे आंसर सही होगा बिल्कुल, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में आएगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को आईसीआई ने अपना लिया था। ठीक है सर, सरचार्ज लग जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन 10 करोड़ से कम, ये तो टैक्स कैलकुलेशन है, आप देख लेना, बिल्कुल सिंपल सी है। तो ये क्वेश्चन भी अपना इजी था। अब तक कौन सा क्वेश्चन अच्छा आया सर, एक तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा अपना, कौन सा वाला, नवंबर 22 का जो टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन्स का पार्ट था, ये क्वेश्चन सिंपल सा था, इसमें दम नहीं थी। अब आता है अपना December 21, ये देखो लिख रहा, इट कैन ऑल्सो बी अज्यूम्ड दैट द एग्रीमेंट ऑफ एफटीएस is approved by the central government, then FTS would be taxable at the rate 10% under section 115A। अब आता है December 21 का, सर कितने अटेम्प्ट्स का करा रहे हो, December 21 रह गया, May 21 रह गया, November 20 रह गया, 3 क्वेश्चन और रह गए, अच्छे से कर लेंगे उसे भी हम। December 21, ठीक है सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 115F, डिडक्शन अंडर सेक्शन 115F, इसको भी देखना है हमें। कैपिटल गेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स नॉट टू बी चार्ज, जो कैपिटल गेन किस पे आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स पे, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स पे जो कैपिटल गेन आ रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, वेयर नॉन रेसिडेंट हैज ट्रांसफर्ड अ लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सचेंज एसेट and has within a period of 6 months after the date of such transfer invested a net consideration in any specified asset। सर स्पेसिफाइड एसेट का मतलब क्या है, देखो बच्चों, स्पेसिफाइड एसेट का मतलब क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, किसके, इंडियन पब्लिक कंपनी के। किसमें करना है, इंडियन पब्लिक कंपनी में करना है। अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा जो कैपिटल गेन आएगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर तुम कोई कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देते हो तो तुम्हारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है, 115F। ठीक है संदीप, द कैपिटल गेन शैल बी एग्जम्प्ट इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज नॉट लेस देन नेट कंसिडरेशन। तो नॉर्मल सी बात है, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो दिक्कत वैसी हो जाएगी, कॉस्ट तो कम होनी चाहिए, अभी तो कैपिटल गेन निकल के आएगा। ठीक है सर, ठीक है, रिलेवेंट फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है सर,
फॉरेन एक्सचेंज एसेट का मतलब क्या है? एनी स्पेसिफाइड एसेट विच एसएससी हैज एक्वायर्ड और परचेज विद और सब्सक्राइब इनटू फॉर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कोई भी जो एसेट अपनी कन्वर्टेबल किसमें है? फॉरेन एक्सचेंज में। इसमें रेट्स कौन से एप्लीकेबल होते हैं? 115C के। ये अपने को अभी यूज पड़ेगा 115C वाले का, फॉरेन एक्सचेंज एसेट का। ठीक है सर, देखो क्वेश्चन देखो। The following data is furnished by Mr. Ashish, a non-resident. कौन है? Non-resident, Mr. Ashish, a person of Indian origin, ठीक है, for the financial year ended 31st March 2023, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल अराइजिंग और ट्रांसफर स्पेशल फॉरेन एक्सचेंज एसेट और 31st March 2022 दिया हुआ है कितना? 8,50,000, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड इन कनेक्शन सच ट्रांसफर नॉट कंसीडर्ड अबव, तो इसको नेट कर देंगे इसमें से, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस वजह से मैंने ऊपर बताया था। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का आएगा टैक्सेबिलिटी में? बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि पब्लिक का एग्जाम्प्ट होता है अगर पब्लिक में इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है सर, ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको हम देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट, ये तो 80C के लिए आएगा अपना, 80C के लिए आएगा अपना, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सर ये तो मैं लूंगा, क्योंकि इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या है, मैंने एक चीज और बताई थी बच्चों, 6 मंथ्स वाला पॉइंट, वो कहाँ बोल रहे हो? ये देखो 6 मंथ्स वाला पॉइंट भी तो बताया था मैंने ऊपर, ये रहा, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में इन्वेस्ट करना है। हमने कब ट्रांसफर किया है? ये देखो 31/12 को, तो ये दिक्कत हो गई ना, विद इन 6 मंथ्स नहीं है ये, इस वजह से ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। टैक्स डिडक्टेड सोर्स वो हम लास्ट में माइनस कर देंगे, बच्चा कुछ अपने को पता चल जाएगा, रिफंड है पेएबल है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। 8.5 लाख मैंने आपको बताया था, 30,000 माइनस किया 8,20,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, ये वाला पॉइंट जो था 1,50,000, नहीं ये वाला इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, ये रहा, ये वाला investment in shares of Indian public limited companies. Deduction under section 115F is not available since investment is made after 6 months. ये वाला पॉइंट था, सॉरी बच्चों, लास्ट वाला ये रहा 1,80,000 वाला, ये वाला वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट था, ठीक है सर, ये समझ आ गया। ये आएगा नहीं 8,20,000 आएगा, अगर वो 6 मंथ्स के अंदर होता तो 1,80,000 माइनस हो जाता। शॉर्ट टर्म कैपिटल में हमारे को दिया ये हुआ था, सिंपल सा था, IUS वाला पॉइंट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि दूसरे वालों के साथ होता तो अपना 115C लग जाता, अगर ये नॉर्मल है तो फिर स्लैब रेट्स पे आ जाएगा 2,93,000, ठीक है सर। प्राइवेट लिमिटेड का पब्लिक के साथ होता तो एग्जाम्प्ट हो जाता। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट इनकम एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट फॉरेन एक्सचेंज, आएगा फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हो जाते तो उसमें आ जाता, फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाता, ठीक है सर। एज्यूमिंग द सेम वर नॉट एक्वायर्ड बाय फॉरेन करेंसी, मैंने एक पॉइंट और बताया था ऊपर, ये देखो ये रहा। एनी स्पेसिफाइड एसेट व्हिच एसएससी हैज एक्वायर्ड और परचेज विद अ सब्सक्राइब टू फॉर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो इसमें क्या लग जाएगा 115C, इस वजह से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 1 लाख पूरा आ जाएगा। नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट इनकम एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आएगा। तो ग्रांड टोटल इनकम इन सबका सम करोगे तो 14,13,000, ये अपनी 80C की डिडक्शन आई गई, ये अपना कितना है 12,63,000। टैक्स पेबल निकाल लो, ये तो सिंपल सा टैक्स पेबल 8,20,000 जो अपना आया था, ये वाला LTCG वाला पार्ट, उस पर कितना आता है 10% रेट इस वाले पे, और इस पे कितना आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का रेट। 8,20,000 का 10% 82,000 आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल 15% वाले 30,000 आ गया। और सर इस पे क्या होगा 3,93,000 वाले पे, ये तो अपना स्लैब रेट्स वाले पे जाएगा, तो इसमें से पहले तो 1.5 लाख की एग्जाम्पशन हटाओ, तो बचा कितना 2,43,000। सर ये तो 2.5 लाख की लिमिट से कम जा रहा है, तो नील हो जाएगा इस वजह से, टैक्सेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। स्लैब रेट से 2.5 लाख से मिनिमम होता है, इस वजह से 1,12,000 एजुकेशन सेस लगाओ, TDS माइनस कर दो, टैक्स रिफंडेबल आ गया अपना 38,520। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा तो था ये। दिसंबर 21 हो गया। अब आता है अपना मई 21। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसके अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, अगले में इतना दम नहीं है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है सर। मई 21 सेक्शन 115A, ये तो सबको अच्छे से पता होता है। Where the total income of a foreign company non-resident includes any income by way of royalty or fees for technical services other than 44DA income, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, फी रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है।
इनकम देन इट शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। ये तो हमारे को पता है कि 115A में 10% का रेट होता है। इफ DTAA प्रोवाइड्स अ लोअर रेट, तो DTAA के प्रोविजन लग जाएंगे, ये तो हमारे को वैसे ही पता है, गार ने बताया था। फॉर डिविडेंड 20% का रेट होता है। डिवेंचर्स के लिए अगर डेट इंकर हुई है फॉरेन करेंसी में तो रेट अपना 115A का लगता है, ठीक है सर। डिवेंचर्स के लिए अगर वो डेट किसमें इंकर हुई है, फॉरेन कंपनी में, फॉरेन करेंसी में, ठीक है सर। 115AC का क्या है, 115AC क्या बोलता है, वेयर टोटल इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम GDRs, किसमें GDRs, परचेज इन फॉरेन करेंसी, बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी, पब्लिक बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो रेट्स क्या हो जाएगा 10%। इनकम किस किस की होनी चाहिए, GDRs की, बॉन्ड्स की, पाउंड्स की, पब्लिक कंपनी की, और टैक्स रेट क्या हो जाएगा उसके लिए 10%, ठीक है सर। किसकी इनकम सर, फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेसिडेंट की, ठीक है सर। अब क्वेश्चन करते हैं। चेरी लिमिटेड क्या, नॉन रेसिडेंट जर्मन कंपनी हैज द फॉलोइंग इनकम्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। डिविडेंड इनकम कितनी है, 12,50,000 फॉर XY लिमिटेड इन इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही, सीधी सीधी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है सर। 8% डिबेंचर्स ऑफ 20 लाख रिसीव फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ठीक है, of an Indian company on 1st October 2020 in consideration for providing technical know-how. Date of payment of interest being 31st March. तो सर अगर डिवेंचर्स पेमेंट कर दी तो एक टाइप की हमारे लिए पेमेंट इनकम ही हुई ना, ये तो कि मेरे को 10 लाख रुपए किसी को देने थे, उसके लिए 10 लाख रुपए वैसी इनकम बन जाती। मैंने कहा 10 लाख की गाड़ी ले ले तू, है ना, 10 लाख की गाड़ी ले ले तो उसके लिए गाड़ी इनकम में आ जाएगी। बात तो टैक्सेबिलिटी की आती है ना, टैक्सेबिलिटी आएगी, बिल्कुल ठीक बात सर। चाहे डिविडेंड डिवेंचर्स दे दो चाहे कुछ दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड रिसीव 5,50,000 GDRs और वाई लिमिटेड। सर इसमें TDS का भी पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट आता है, TDS का। जो TDS कटता है अपना 196C में कितना कटता है, 10.4%, 10% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वाला पॉइंट भी आएगा कि इनकम TDS कट के मिली हुई है, उसको तो हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा अमाउंट को, ये वाले 5,50,000 को। इशूड अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी परचेज बाय चेरी लिमिटेड इन फॉरेन करेंसी थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। बिजनेस इनकम 8 लाख की हुई है, ये भी सीधी टैक्सेबिलिटी में आ जाएगी। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी अमाउंटिंग टू 10 लाख, ठीक है, रिसीव फ्रॉम जेड लिमिटेड इंडियन कंपनी इन परसुएंस टू एन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी नॉर्मल सी है। एज पर DTAA बिटवीन द टू कंट्रीज सच रॉयल्टी इज टैक्सेबल एट द रेट 12%। ये वाली रॉयल्टी टैक्सेबल कितने पे, 12% पे, ठीक है सर। विद ब्रीफ रीजन, छोटे छोटे रीजन पे अपनी आंसर को बताओ। ये कह रहा है ICI, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले आई अपनी बिजनेस इनकम 8,50,000 वाली, रेड कर देते हैं कलर, कलर चेंजेस टू रेड, उन्होंने बोलते हैं ना कलर चेंजेस टू रेड, वैसे अपने किया कलर चेंजेस टू रेड, ठीक है सर। बिजनेस इनकम कितनी थी अपनी, 8 लाख रुपीज की। देखो बच्चों ये रही बिजनेस इनकम 8 लाख रुपीज, ये वाला पॉइंट अपना कवर हो गया, ठीक है सर। ये सिंपल सा था, मजा आ रहा है। इनकम फॉर अदर सोर्सेज पहला आता है डिविडेंड इनकम वाला, ये भी नॉर्मल सा पॉइंट था, 12,50,000 वाला, ये वाला पहला पॉइंट जो था 12,50,000 वाला, ये वाला पॉइंट भी हो गया अपना। ऐसे टिक के मारते रहने चाहिए, एग्जाम में फटाफट हो जाता है उससे पेपर। दूसरा आता है अपना फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वुड बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था, सेम पेमेंट मानी जाएगी। 20 लाख भी आ गया अपना सीधा सीधा, ठीक है सर, 20 लाख भी आ गया, अपने को समझ आ रहा है, ये वाला था, हाँ ये 20 लाख भी आ गया। फिर आता है अपना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 8% 6/12 क्यों किया सर, ऊपर डेट दी हुई थी, याद है बच्चों, ऊपर डेट दी हुई थी। नहीं सर हमने तो नहीं देखी, आप फिर से दिखा दो हमें, कोई दिक्कत नहीं, फिर से दिखा देंगे आपको होगे तो। देखो 1 अक्टूबर 2023, इसकी इंटरेस्ट भी तो मिलेगी, जैसे उस वाले पहले क्वेश्चन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी की तरह है पॉइंट बिल्कुल ये वाला भी, ठीक है सर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये अपना आ गया यहाँ पे 80,000, ठीक है सर। डिविडेंड्स और GDRs ऑफ वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी इशू अंडर स्कीम, मैंने आपको बताया TDS कट के मिलता है, कितना मिलता है 10.4%, तो डिवाइड मार देंगे अपन 89.6 से टोटल इनकम आ जाएगी अपनी, तो ये आ गई 6,13,839, ये आ गई अपनी। ऐसी रॉयल्टी इनकम पे भी TDS कट के मिलता है 196C में, तो इस वजह से 89.6 इसका आ जाएगा, 11,06,000 ये आ गई, ये आ गई GTI आ गई टोटल इनकम। देखो दोस्तों डिविडेंड इनकम 12,50,000 जो थी वो अपनी 115 में 20% पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है सर। ये वाली जो थी अपनी 12,50,000 वाली 20% पे आ जाएगी, ठीक है सर। डिविडेंड ऑन GDR 6,13,000 ये कितने पे आएगी अपनी 10% पे, जो अपना डेट है किसमें 115AC में, बिल्कुल ठीक बात सर।
रॉयल्टी इनकम के लिए क्वेश्चन बोल रहा था कि सर 12% का रेट लगाओ, लेकिन हमारा इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है 10% का रेट लगाओ, तो अपना बेनिफिशियल रेट क्या है 10%, तो हम कौन सा रेट लगाएंगे 10%। इस वजह से हमने ये रेट लगा दिया, ये भी आ गया ये भी आ गया। अब आता है अपना कौन सा FTS जो रहेगी 20 लाख वाली, ये तो अपना 115A में 10% पे वैसी टैक्सेबल होती है, कितने पे 10% पे, तो ये भी आ गया अपना। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये तो नॉर्मल है, तो 40% वाला आएगा। सिंस दैट इज इनकर्ड इन इंडियन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी में होता तो अपना 115 AC में क्या रेट लग जाता अपना, इधर 115A में कितना लग जाता 20% डिविडेंड की तरह, क्योंकि ये इंकर किस में हुआ इंडियन करेंसी में, इस वजह से इस पे आएगा 40%। अगर ये फॉरेन करेंसी में होता तो इधर कितना आता 20%। 32,000 बिजनेस इनकम तो 40% पे होती है फॉरेन कंपनी क्योंकि 3,20,000। ये बच्चों क्वेश्चन खुद से भी एक बार सॉल्व करने पड़ेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे एग्जाम में, वरना कंफ्यूजिंग होगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। मैंने करा दिया, लेकिन आपको एक बार खुद से भी सॉल्व करना है, तब जाके अच्छे से आएगा। तो ये दोस्तों ये आपकी इनकम आ गई पूरी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेट करके टैक्स लायबिलिटी आ गई, हो गया आपका। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान है, बस प्रोविजन दिमाग में होनी चाहिए, क्या क्या लॉ बोल रहा है। ठीक है सर, नंबर 20 का करा तो लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नवंबर 20 का क्या बोलता है, पोएम की गाइडलाइंस का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। पोएम की गाइडलाइंस का होगा, सेक्शन 1059 का होगा। ठीक है सर। द डिसीजन मेड बाय शेयर होल्डर फॉर सेल ऑफ ऑल और सब्सटेंशियल ऑल ऑफ द कंपनी एसेट, कंपनी के एसेट्स को बेचने की बात चल रही है, और द मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स अटैचिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स, या फिर शेयर्स के राइट्स को मॉडिफाई करने की बात चल रही। ऐसे को क्या लिया जा रहा है, डिसीजन कंपनी के एसेट्स के बारे में, शेयर्स के राइट्स को मॉडिफाई करने के बारे में, टिपिकली अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इटसेल्फ और द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर रादर देन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इससे बिजनेस में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, ये तो शेयर होल्डर्स के राइट्स को अफेक्ट करता है मॉडिफिकेशन वगैरह करना। ठीक है सर। फ्रॉम अ मैनेजमेंट और कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव कोई दिक्कत नहीं है, सच डिसीजन नॉट रिलेवेंट फॉर डिटर्मिनेशन कंपनीज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोएम में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये तो केवल शेयर होल्डर्स के राइट्स वगैरह की बात है, इसमें बिजनेस पे कोई इफेक्ट थोड़ी आ रहा है, तो उससे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले था वही अब रहेगा अगर ये डिसीजन तुम ले भी लोगे तो। ठीक है सर। सेक्शन 1059 क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेसिडेंट, किसको पे कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को। ठीक है। बाय यूनिट लोकेटेड इन IFSC, कौन कर रहे हैं IFSC पे कर रहा है। ठीक है सर। इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1/9/2019, ये डेट याद रखना 1/9/2019। वैसे मेरे को लगता है अब ये पॉइंट नहीं आया क्योंकि नवंबर 20 के लिए न्यू पॉइंट था, इस वजह से पॉइंट आया, अब ये पॉइंट मुश्किल आना चाहिए। इज एक्सेप्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, जो इंटरेस्ट मिली IFSC किससे, IFSC से किसको मिली नॉन रेसिडेंट को, कब मिली ऑन और आफ्टर 1/9/2019, तो वो एग्जम्प्ट टैक्स से। ठीक है सर। क्वेश्चन दिखाओ बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पूरे टेक्स्ट को मैं खुद लिखता हूँ एक एक चीज को, जो मेरे को क्वेश्चन लगता है कि हाँ मेरे को नहीं डालना चाहिए वो मैं नहीं डालता हूँ, जो जिसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना बनता है, समरी डालनी पड़ती है उसकी समरी भी डालता हूँ। आप सबके लिए मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करोगे, तभी हम सबका मिलकर फ्यूचर सिक्योर होगा। आओ दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। डब्ल्यू इंक का कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान। ठीक है। डब्ल्यू इंक है कोई जापान में। ठीक है। एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी इन द सेम फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है। During the financial year 22-23, its shareholders met in India for 3 times. तुम 10 बार मिल लो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, चाय कॉफी पीने तो आते हो बस तुम, कोई दिक्कत नहीं है। The first 2 meetings were held to discuss the modification of the rights attached to various classes of shares. इससे मैंने बता दिया आपको कि कोई दिक्कत नहीं होगी, किस पे, पोएम पे। ठीक है सर। And third meeting was held to discuss and decide about sale of companies assets situated in India. कोई दिक्कत नहीं है, इससे पोएम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पोएम जो पहले थी वैसे ही रहेगी। And provides you the following additional information pertaining to financial year 22-23. Dividend declared by M Inc, a Japan company, Japan based company कितनी 54,000 की। M Inc holds 70% of total assets in India। कोई दिक्कत नहीं, इससे इनकम मान लेंगे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं 70% वाले पॉइंट से। ठीक है सर। FTS received from Government of India 4,54,000। ठीक है। The Government of India utilized such technical services for a development project carried on in Nepal। कोई दिक्कत नहीं, FTS वाले को भी देख लेंगे। Interest received from Messrs O, a unit located in IFSC। IFSC से मिल गई, कब मिली 24/12/2022 को, उसके बाद से, तो ये तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है सर। On 26/8/2022, W Inc एक कंपनी है, sold 5,000 equity shares held by it in an Indian company। किस पे, इंडियन कंपनी पे, for ₹89 per share। 5,000 shares at the rate 89 per share। ठीक है।
These shares were bought by W Inc. ठीक है, on 28 June 2009 for 64 share. बाय कितने पे करे थे? 54 पर शेयर पे. Both the purchase and sale were effected through recognized stock exchange in India. ठीक है, FMV दी हुई है 70 पर शेयर की. सर इतनी सारी बातें क्यों बोल रहा है? FMV भी बता दिया, सेल भी बता दिया. अरे कैपिटल गेन में पता तो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हायर लेते हैं, फिर उन दोनों को लोअर कर देते हैं. सेल और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपनी निकल के आती है हायर वाली, इसके लिए FMV बता रहा है. ठीक है सर, समझ आ गया सर. फॉरेन कंपनी का होता तो हम TTV लगा देते, इंडियन कंपनी का डायरेक्टली हो जाएगा इस वजह से. ठीक है सर, सही कह रहे हो सर आप, मजा आ रहा है सर. आप अपनी तारीफ खुद कर लेते हो ना बेटा, कभी कभी अप्रिशिएट अपने आप को खुद भी करना चाहिए जिंदगी में. हर कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं करेगा दोस्तों. W Inc is a company incorporated in Japan. ठीक है, इट वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया. इसमें तो इंडिया में था, मैंने बता दिया. पोएम W Inc इज नॉट इन इंडिया एज पर द हेड रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट. इंडिया में नहीं आएगा ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से. ठीक है सर, ये वाला पॉइंट था ना, पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहली बार थी, अब भी बार हो जाएगी. क्वेश्चन थोड़ा ना इनकम्प्लीट सा है, से सच बताऊं तो आपको. कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम देखो. डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एम इंक व्हिच होल्ड 70% ऑफ टोटल असेट्स इन इंडिया. ठीक है, एज पर सर्कुलर आया था उसकी वजह से. डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय अ फॉरेन कंपनी outside India in respect of shares shared which derives the value substantially for assets situated in India would be not be deemed to be income accruing or arising in India. ठीक है, ये नील हो जाएगी यहाँ पे. FTS received from Government of India deemed to accrue arise in India irrespective of the fact that it is utilized for a project outside India. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी 4,54,000 की. ठीक है. इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मेसर्स ओ एज पर सेक्शन 1059, क्योंकि बाद में तो इनल हो जाएगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो पॉइंट सिंपल सा, वो और दिखा देता हूँ आपको. सेल कंसिडरेशन कितनी थी? 5,000 into 89, 4,45,000. मैंने बताया था हायर करेंगे फिर अपन बाद में लोअर करेंगे. एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 5,000 into 64 जो एक्चुअल कंसिडरेशन था अपना. लोअर कितना था? 5,000 into 70 FMB था. क्या करते हैं, FMB लेते हैं और कंसिडरेशन लेते हैं, इन दोनों का लोअर करते हैं, फिर बाद में जो आता है उसका हायर कर देते हैं. सिंपली 5,000 into 89 बीइंग फुल वैल्यू, इन दोनों का लोअर कर लिया अपन ने. कितना आएगा यहाँ से? लोअर आ जाएगा अपना 3.5 lakhs. फिर इन दोनों का हायर कर लो, ये कितना आएगा? 3.5 lakhs. ठीक है सर, देयर विल बी नो टैक्स, क्योंकि इन दोनों का माइनस करो. 4,45,000 तो सेल कंसिडरेशन आ गई. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई अपनी? 3,50,000. तो ये कितना आ गया अपना? 95,000. 95,000 कितना एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि अपने कितने से कम है? 1 लाख से तो वैसे ही कम हो गया LTCG में. इस वजह से 112 में LTCG में 1 लाख की एग्जाम्पशन मिलती है ना, 1 लाख से पूरा खत्म हो गया. लेकिन टोटल इनकम में तो हम इंक्लूड करते ही है, तो आपको इंटर का पॉइंट है, टोटल इनकम में तो हम इंक्लूड करते ही हैं. ठीक है सर, बट हियर द डिफरेंस इज ओनली 95,000, तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी. इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट टोटल इनकम में इंक्लूड होगा. बाकी सब पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा. 5,49,000 आ गया इस पर. ठीक है ना दोस्तों, ये अपने सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं अब तक के सारे. नवंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, सारे पॉइंट आपको कवर करा दिए. ऑल द बेस्ट दोस्तों, पेपर आ चुके हैं, अच्छे से पढ़ते रहो. ऐसी लास्ट के 16 दिन बचे हैं, बस 16 दिन और मेहनत कर लो. हाथ जोड़ के कहता हूँ आपसे, 16 दिन और मेहनत कर लो दोस्तों. ये जो निकाल गया समझ लो हो गया. किसी ने कोई और वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी कर लेना दोस्तों. हम, ये जिंदगी ना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ही लेगा. मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए तो मैं कर रहा हूँ, आपको लगता है आपको मेहनत करनी चाहिए तो आप कर रहे हो. जिंदगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तुम बाद में कहो कि इसने हमारी खराब करी, उसने हमारी खराब की. नहीं, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. नोबडी एल्स इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है ना दोस्तों, तो बस मेहनत करते रहो, सब हो जाएगा दोस्तों. चलो अगली वीडियो में मिलेंगे अब.